तो यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और जो करंट अफेयर्स है जुलाई 2023 के होंगे। अगर ये करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो वनडे एग्जाम होते हैं तो उसके लिए बहुत लाभदायक होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो देखते हैं, सबसे पहली न्यूज़, कोई फालतू की बातें नहीं होंगी, केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो फॉक्सकॉन जो ताइवान की एक कंपनी है और जो इंडिया की कंपनी वेदांत है, ठीक है, मेनली इन दोनों के बीच में डील हुई थी सिलिकॉन चिप्स को लेके। सिलिकॉन चिप आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो भी इक्विपमेंट होता है उसमें सिलिकॉन की चिप्स लगी होती हैं, तो वो डील क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो ये याद रखिएगा, जो फॉक्सकॉन है वो कहाँ की कंपनी थी, तो ये ताइवान की कंपनी थी। नेक्स्ट पे आते हैं, तो एग्रीमेंट हुआ है नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। और ये एग्रीमेंट क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी को बेचने का एग्रीमेंट है कि जो नेपाल है वो इलेक्ट्रिसिटी को बेचेगा। किसको बेचेगा? बांग्लादेश को बेचेगा। याद रखिएगा, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा है किसको? बांग्लादेश को। और कौन सा नेटवर्क यूज करेगा? इंडियन ट्रांसमिशन नेटवर्क को वो यूज करके ऐसा काम करेगा। मतलब नेपाल जो है वो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा है और किसके थ्रू बेच रहा है? तो इंडियन ट्रांसमिशन नेटवर्क के थ्रू ये बेचेगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड, कि जो आईआईटी दिल्ली है उसमें मतलब अभी तक जो आईआईटी दिल्ली थी वो केवल दिल्ली में थी। अब इसकी जो ब्रांच है वो कहाँ खुल गई है? आउटसाइड, मतलब फॉरेन में खुल गई है, अबू धाबी जो कि यूएई में वो खुल गई है। और ये सेकंड आईआईटी बना है जिसकी ब्रांच बाहर खोली गई है, मतलब विदेश में खोली गई है। पहला आईआईटी कौन था? तो आईआईटी मद्रास था, जिसकी ब्रांच कहाँ खोली गई? तंजानिया में। तंजानिया कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। मतलब साउथ अफ्रीका नहीं कहेंगे, अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका नाम है तंजानिया। वहाँ पर ब्रांच खोली गई है आईआईटी मद्रास की, ठीक है। और जो जगह है उसका क्या नाम है? तो जंजीबार। तो तंजानिया में एक जगह है जंजीबार जहाँ पर आईआईटी मद्रास की ब्रांच खोली गई है। तो अगर पहला आईआईटी पूछा जाए जिसकी ब्रांच बाहर खोली गई तो आईआईटी मद्रास है। दूसरा आईआईटी कौन है? आईआईटी दिल्ली है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी मोदी जी कहाँ गए थे? फ्रांस गए थे। तो फ्रांस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अलाउ कर दी गई है कि यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं इंडियन टूरिस्ट। तो अगर कोई इंडियन टूरिस्ट फ्रांस जाता है तो अब वो पेमेंट के मोड जो यूपीआई हम लोग मेनली यूज़ करते हैं इंडिया में, उसको अब फ्रांस में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इंडिया और यूएई के बीच में एक डील हुई है कि अब हम लोग क्या करेंगे, लोकल करेंसी को यूज़ करेंगे ट्रेड के लिए। तो कहीं न कहीं जो डिपेंडेंस डॉलर के लिए है भारत का या दूसरी कंट्रीज़ का, वो ख़त्म होगा इससे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो कहीं न कहीं याद रखिएगा, इंडिया और यूएई के बीच में लोकल करेंसी में अब ट्रेड होने वाला है, वो बात आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। नाडा जो है, नाडा ने एग्रीमेंट किया है किसके साथ में? सार्डो के साथ में। अब ये सार्डो क्या है? तो ये एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइज़ेशन है। भूटान, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गई, मालदीव्स हो गई, श्रीलंका हो गए, नेपाल हो गई, ठीक है। और मेनली काम क्या होता है? एंटी डोपिंग, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। तो इसी तरीके से सार्डो है, ये दोनों अब मिलजुल के क्या करेंगे? एंटी डोपिंग से रिलेटेड वर्क करेंगे। इसके बाद कहा गया है एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पनामा। अब देखिए एग्रीमेंट हुआ है किसके किसके बीच में? इंडिया और पनामा के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। और किससे हुआ है? तो इलेक्शन मैनेजमेंट से हुआ है। तो मतलब जो भारत है, भारत में आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया है उसने एग्रीमेंट कर दिया है किसके साथ में? पनामा के साथ में, कि जो इलेक्शन में जो चीज़ें होती हैं उसको मैनेज कैसे किया जाए, मैनेजमेंट को कैसे अच्छे से किया जाए। अब ये दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। चेयरमैन बने हैं गिफ्ट सिटी लिमिटेड के कौन? हसमुख अधिया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जो गुजरात के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हसमुख अधिया जो हैं वो गिफ्ट सिटी के क्या बने हैं? चेयरमैन बने हैं, ठीक है। संजय मिश्रा बहुत इंपॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट है, ईडी के डायरेक्टर ये थे और इनका जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। हालांकि इनके कार्यकाल पे जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में इनके कार्यकाल को क्या कर दिया गया? एक्सटेंड कर दिया। लेकिन आगे एक्सटेंड नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इस पर टिप्पणी भी करी है। तो संजय मिश्रा याद रखिएगा, बहुत न्यूज़ में थे, ईडी के डायरेक्टर हैं और इनको इनका जो कार्यकाल है उसको क्या कर दिया है? एक्सटेंड कर दिया है। हर्ष चौहान जी जो थे वो उन्होंने रिजाइन कर दिया है एनसीएसटी से। एनसीएसटी क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो उससे इन्होंने रिजाइन कर दिया है। कुछ मतलब चीज़ों को लेके मनमुटाव था जिसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। सतपाल भानु बने हैं एमडी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के, ठीक है। तो एलआईसी के एमडी कौन बने हैं? सतपाल भानु बने हैं, भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की बात करी गई है, कू दोंग्यू, ठीक है।
क्यू है ये, क्यू दोंग्यू जो है इनको रीइलेक्ट किया गया है, डीजी बने हैं। किसके डीजी हैं ये? तो यूएनएफएओ। अब एफएओ क्या होता है? तो फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए आप लोग बताइएगा एफएओ जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, बहुत अच्छी जगह पे हेडक्वार्टर है इसका। ठीक है, तो ये रीइलेक्ट हुए हैं और डीजी बने हैं किसके? मतलब डीजी में इनका रीइलेक्शन हुआ है यूएनएफएओ के। कौन? क्यू डोंग्यू। इसके बाद देखिए आईए, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है कि आई अपॉइंटमेंट तो नहीं कहेंगे इसको, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए? शाहरुख खान बनाए गए हैं। ठीक है, आपको पता होगा आईसीसी वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2023 का, वो कहाँ होगा? इंडिया में होगा। इसके बाद आते हैं, इसके बाद प्रीति अघालम की बात करी गई है, पहली वुमेन डायरेक्टर बनी है कहाँ की? आईआईटी तंजानिया की। अभी आपको बताया था आईआईटी मद्रास की जो ब्रांच है वो कहाँ खोली गई है? तंजानिया में खोली गई है। और इसकी जो डायरेक्टर बनाई गई हैं वो एक लेडी हैं। अब जब भी कोई लेडी का या वुमेन का जब भी कोई अपॉइंटमेंट होता है तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रीति अग्लायम जो हैं, याद रखिए प्रीति अग्लायम जो है उनको वुमेन डायरेक्टर, मतलब पहला डायरेक्टर बनाया गया है किसका? आईआईटी तंजानिया का। ठीक है, इसके बाद एडगर्स रिनकेविक्स जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के? लाटविया के। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ये जो प्रेसिडेंट बने हैं एडगर्स रिनकेविक्स, ये एक गे कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं ये। इसके बाद आते हैं राकेश पाल जी की बात करी गई है, ये क्या बने हैं? तो इनको अपॉइंट किया गया है, मतलब इनका अपॉइंटमेंट हुआ है डीजी। अब ये डीजी की डायरेक्टर जनरल बने हैं किसके? इंडियन कोस्ट गार्ड के। हम देख रहे थे इनको राकेश पाल जी के बारे में जब थोड़ा पढ़ रहे थे, तो 43 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनके पास में। इंडियन कोस्ट गार्ड में 43 ईयर्स का सोचिए एक्सपीरियंस है और इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड का। इसके बाद आते हैं फ्रेंच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और मिलिट्री अवार्ड जो है वो क्या कहलाता है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर लीजन अवार्ड जो है वो फ्रांस का है, याद रखिएगा। और ये किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है, अभी ये जब फ्रांस की विजिट पे गए थे। ठीक है, और इस अवार्ड का नाम याद रखिएगा, ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ लीजन अवार्ड। ठीक है, और ये सिविलियन और मिलिट्री दोनों ही अवार्ड है। इसके बाद पेन पिंटर प्राइज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है, ये किसको मिला है? तो माइकल रोजेन को मिला है। कहाँ के पोएट हैं? ब्रिटिश के पोएट हैं ये। राइजिंग स्टार अवार्ड किसको दिया गया है? तो राइजिंग स्टार अवार्ड जो दिया गया है वो कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है। ठीक है, सीआईएल जो है महारत्न कंपनी है, याद रखिएगा, इसको राइजिंग स्टार अवार्ड दिया गया है। स्कोच गोल्ड अवार्ड जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है, याद रखिए। ठीक है, तो स्कोच का गोल्ड अवार्ड जो है वो जम्मू कश्मीर के रूरल लिवलीहुड मिशन को दिया गया है। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 का किसको मिला है? तो मोदी जी को मिला है। ठीक है, इसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉलर अवार्ड जो है वो किसको मिला है? तो मेन में अगर आप देखेंगे तो ललिया ज्वाला को मिला है, और वुमेन में है जे लपिखलुआ। ठीक है, नाम थोड़ा कठिन है, नॉर्थ ईस्ट के नाम है सब। इसके बाद आते हैं मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस अवार्ड जो है, सबसे मतलब अच्छी जगह काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए क्या है? तो एनटीपीसी को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो अगर आप लोग एनटीपीसी में काम कर रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सबसे अच्छी जगह है, सबसे अच्छा वर्क प्लेस है काम करने के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, यूके पीएम जो है उन्होंने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया है। किसको दिया है? तो मोक्षा रॉय को दिया गया है, ये बहुत छोटी सी एक बच्ची है। ठीक है, और राजिंदर सिंह दत्त को दिया गया है। मेनली अगर आप देखेंगे राजिंदर सिंह दत्त से रिलेटेड थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो आर्मी है, ठीक है, आर्मी में जब लोग रिटायर हो जाते हैं, जब लोग पुराने हो जाते हैं तो उसका एक ग्रुप है। ठीक है, तो उस ग्रुप को मेंटेन करने का काम ये करते हैं, और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है कि जो लोग पहले ब्रिटिश की तरफ से लड़ाई कर रहे थे तब से जो भारत की आर्मी है, तब के लोग इनके साथ कनेक्टेड है, मतलब तब का ग्रुप ये आज तक उसको चला रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम है ये। इन्वायरमेंटल एयरलाइन पहली कौन बनी है? तो एथियाद एयरवेज जो बनी है वो इन्वायरमेंटल एयरलाइन बनी है पहली। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो लिखी गई है जिसका नाम है थ्रू दी ब्रोकन ग्लास। अब थ्रू दी ब्रोकन ग्लास जो किताब है वो टीएन शेषन ने लिखी है। अब ये है कौन? तो ये थे इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसको कह सकते हैं कि सीईसी थे ये, और बहुत ही खतरनाक सीईसी थे, मतलब जो समझ लीजिए पॉलिटिशियन होते थे इनसे बहुत ज़्यादा डरते भी थे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो कब होता है? 29 जून को होता है। ठीक है, जीएसटी डे इस बार छठा जीएसटी डे पड़ा है। जीएसटी कब आया था? तो 1 जुलाई को आया था, और इसी दिन जीएसटी डे मनाया जाता है। 2017 में ये लागू हुआ था। इसके बाद नेशनल डॉक्टर्स डे की बात करी जाए तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, और बीसी रॉय जो थे उन्हीं का जन्मदिन होता है, तो इसी के मतलब इन्हीं के याद में मनाया जाता है। तो बीसी रॉय याद रखिएगा, विधान चंद्र रॉय है ये।
नेक्स्ट पे आते हैं 1 जुलाई को होता है। नेक्स्ट इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे जो है वो 3 जुलाई को होता है, तो 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे भी होता है। पॉपुलेशन डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये 11 जुलाई को होता है। कब होता है? 11 जुलाई को होता है। और अगर आप इसकी थीम देखेंगे तो थीम देखिए क्या कही गई है, अनलीशिंग पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड बात करी जा रही है, तो अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी ये इसकी क्या है, थीम है। इंटरनेशनल मलाला डे कब मनाया जाता है? तो पॉपुलेशन डे के जस्ट एक दिन बाद मनाया जाता है, मतलब 12 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल मलाला डे। इसके बाद वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। चेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चेस का जो ओरिजिन है वो कौन है? इंडिया है। और इंडिया में इसको क्या बोला जाता था? पहले चतुरांग बोला जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। अब देखिए नेचर से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो नेचर कंजर्वेशन डे याद रखिएगा 28 जुलाई को मनाया जाता है। और 29 जुलाई को अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल टाइगर्स डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को है और 29 जुलाई को क्या है? इंटरनेशनल टाइगर्स डे है। अच्छा, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे की बात करी जाए तो इसकी थीम क्या थी? तो फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड थी। और टाइगर्स डे की इस बार कोई भी थीम नहीं थी। ठीक है, तो नेचर कंजर्वेशन डे को याद रखिएगा कि इसकी थीम क्या थी? तो फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड इसकी थीम थी। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की बात करी गई है, तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, मतलब इसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इसको मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार जो थीम थी हेपेटाइटिस डे की, वन लाइफ वन लिवर, क्योंकि पता होगा आपको हेपेटाइटिस जो है वो एक तरीके का वायरस है जिससे जॉन्डिस होता है। और मेनली ये जो वायरस है वो किसको अफेक्ट करता है? तो लिवर को अफेक्ट करता है। इसीलिए जो थीम दी गई है वो कही गई है वन लाइफ वन लिवर। इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस पे आएंगे, तो पहली मैरीटाइम एक्सरसाइज जो हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच में और यूएई के बीच में, वो कहाँ पर हुई है? बे ऑफ बंगाल में हुई है। तो याद रखिएगा जो मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है किसके किसके बीच में हुई है? इंडिया ज्वाइन करी है, फ्रांस ज्वाइन करी है और यूएई ज्वाइन किया है। और कहाँ पर हुई है? बे ऑफ बंगाल में हुई है। ठीक है, मैरीटाइम मतलब एक तरीके से कह सकते हैं नेवी की एक्सरसाइज है। इसके बाद देखिए इंडिया और यूएस के बीच में भी कहीं ना कहीं नेवी रेस्क्यू एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज, जिसको सेल्वैक्स कहा गया है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछाएगा जो सेल्वैक्स एक्सरसाइज हुई है वो किन दो कंट्रीज के बीच में हुई है? तो इंडिया और यूएस के बीच में हुई है। ठीक है, जाइमेक्स की बात करी जाएगी तो जाइमेक्स नाम से पता चल रहा है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये कहाँ पर हुई है? तो विशाखापट्टनम में हुई है। और याद रखिएगा जाइमेक्स किसके बीच में है? तो जापान और इंडिया के बीच में है। ठीक है, तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? विशाखापट्टनम में हुई है। नेक्स्ट पे आते हैं नोमैडिक एलिफेंट्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नोमैडिक एलिफेंट्स एक्सरसाइज है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। और मेनली अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेट होती है, एक बार इंडिया में होगी, फिर मंगोलिया में होगी, फिर इंडिया में होगी, ऐसे ऐसे होती है। तो इस बार कहाँ हुई है? उलन बतार में हुई है। और ये उलन बतार कहाँ पर है? तो मंगोलिया में है। ठीक है, मंगोलिया को आप देखेंगे चाइना के जस्ट ऊपर जो है मंगोलिया लाई करता है। इसके बाद फर्स्ट मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट जो है वो किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। ठीक है, तो अभी तक क्या था? हाइड्रोजन जो है वो रॉकेट लॉन्च होता था, क्रायोजेनिक्स जिसको कहते थे। ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया जाता था, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? लिक्विड मीथेन यूज कर रहे हैं। और इस रॉकेट का नाम क्या है? इस रॉकेट का नाम रखा गया है JUQ-2। ठीक है, JUQ-2। इसके बाद आते हैं चाइना का पहला ओपन सोर्स ओएस है। जैसे आपको पता होगा इंडिया ने भी एक एंड्रॉइड मतलब एक ये कह सकते हैं एंड्रॉइड लॉन्च किया था जिसका नाम था भार ओएस। ठीक है, भार ओएस था। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम था एंड्रॉइड का जो भारत ने लॉन्च किया था, मेनली आईआईटी मद्रास ने। लेकिन चाइना ने क्या किया है? चाइना ने अपना ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब पीसी के लिए लॉन्च किया है। और ये लाइनक्स बेस्ड है और इसका नाम क्या है? ओपन काइलिन 1.0 है। क्या नाम है? ओपन काइलिन 1.0। याद रखिएगा, नाम बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट में कहा गया है, इसके बाद सागर संपर्क की बात करी गई। सागर संपर्क क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सागर संपर्क जो है वो नेविगेशन सिस्टम है जो शिप्स में यूज होगा। जैसे मान लीजिए शिप जो है वो क्या होती है? समुद्र में चल रही है, अब समुद्र में रास्ता पता नहीं चलता तो कैसे पता चलेगा? वहां पे अगर आप देखेंगे कोई टावर वावर भी नहीं होता है कि मोबाइल चल जाए। तो क्या है कि उसमें सैटेलाइट से रिलेटेड एक मतलब सिस्टम लॉन्च किया गया है जो सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा, सागर संपर्क। और मेनली ये रास्ता दिखाने में काम करेगा जो भी नेविगेटर्स हैं उनको। जोहा राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट राइस की वैरायटी आई है। ये करती क्या है कि जो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल है उसको रेगुलेट करने में मदद करती है। और मेनली कहाँ बोई जाती है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको मेनली प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके बाद देखिए एक और राइस की वैरायटी है जिसका नाम है PBWRS1। ठीक है, पीबी मतलब एक पी से याद रखिएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी से आई है ये, मतलब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसको इन्वेंट किया है या कह सकते हैं डिस्कवर किया है।
ये वीट की वैरायटी है और इसका भी देखिए खास काम क्या है कि ग्लूकोज लेवल को क्या करती है, मेंटेन करती है। ट्विटर के बारे में भी पता होगा, ट्विटर का जो नया लोगो है वो किस नाम से आया है, एक्स नाम से आया है। और ट्विटर के सीईओ का नाम याद रखिएगा, लिंडा याकरिनो है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा इलॉन मस्क जो है इसके सीईओ है, इसके सीईओ कौन है, लिंडा याकरिनो है। नेक्स्ट पे आते हैं, लीजा के बारे में पूछा गया। लीजा क्या है, तो एआई जनरेटेड, एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट करी गई है न्यूज़ एंकर। और किसने इसको बनाया है, तो उड़ीसा सरकार इसको यूज़ करी है, तो उड़ीसा में ये क्रिएट करी गई जिसका नाम है लीजा। ठीक है, तो ये न्यूज़ एंकर है। नेक्स्ट पे आते हैं, सत्रिया वन के बारे में बात करी गई। सत्रिया वन क्या है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है किसकी, इंडोनेशिया की। ठीक है, तो ये पूछा सकता है सत्रिया वन जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस कंट्री की है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया की है। इसके बाद ऑस्टियो एचआर नेट की बात करी गई है। ऑस्टियो मतलब जब भी ऑस्टियो शब्द आए तो समझ जाइए बोन से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है। अब ऑस्टियो एचआर नेट है क्या, तो एआई बेस्ड एक मतलब सिस्टम क्रिएट किया है जिससे आर्थराइटिस जो है उसको मेनली आसानी से चेक किया जा सकता है कि किसको कितना % आर्थराइटिस है, कैसे सही होगा, तो वो सारी चीज़ें चेक हो सकती है। ठीक है, और मेनली इसको प्रिपेयर किसने किया है, आईआईटी गुवाहाटी ने इसको प्रिपेयर किया है। रेजर पे जो है भारत का एक प्लेटफॉर्म है और इसने इंटरनेशनल गेटवे स्टार्ट किया कहाँ पर, मलेशिया में। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है, तो ईएसए मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो ईएसए याद कर सकते हैं, ई से यूक्लिड और ई से यूरोप। ठीक है, तो ईएसए ने लॉन्च किया है किसको, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को। इसके बाद आते हैं हेल्थ इमरजेंसी जो है, ठीक है, डिक्लेयर कर दी गई है। कहाँ पर डिक्लेयर करी गई है, पेरू में डिक्लेयर करी है। और जो डिजीज है उसका नाम है ग्लीन बेरे सिंड्रोम। तो एक तरीके का सिंड्रोम है, पेरू में है और उसको हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है पेरू में। जुपिटर 3 के बारे में बात करिए। जुपिटर 3 क्या है, तो ये स्पेसएक्स ने जुपिटर 3 को लॉन्च किया है और ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन है, जुपिटर 3 है। और उसको लॉन्च किसने किया, स्पेसएक्स ने इसको लॉन्च किया है। इसके बाद चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं। चंद्रयान 3 आपको पता होगा 14 जुलाई 2023, अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया था। जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया उसका नाम है LVM-3M4। याद रखिएगा, M3 है फिर M4 है। ठीक है, इसके बाद इसमें और क्या क्या कहा गया है कि ये कहाँ जा रहा है, मतलब कहाँ पे ये एक तरीके से लैंड करेगा, तो ये साउथ पोल पे लैंड करने वाला है। लैंडर का नाम क्या है, विक्रम है जो पहले भी था। रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान है। याद रखिएगा, ऑर्बिटर पिछले वाले में था जो ऑर्बिट में घूमेगा, लेकिन इस बार ऑर्बिटर कोई नहीं है। ठीक है, तो लैंडर है और रोवर है। रोवर का नाम पहले भी प्रज्ञान था, अभी भी इसका नाम प्रज्ञान है। प्रज्ञान में कितने पहिए हैं, तो 6 पहिए हैं, भी याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल में क्या क्या है। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है उसमें शेप टेक्निक यूज करी गई है। शेप का मतलब है स्पेक्ट्रोपोलैरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसके बाद जो चंद्रयान 1 था वो कब लॉन्च किया गया था, 2008 में। PSLV C11 से याद लॉन्च किया गया था। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो C11 C का मतलब है क्रायोजेनिक। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रायोजेनिक्स यूज हो रही थी फ्यूल में, तो इसलिए PSLV C11 इसको कहा गया है। तो चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ, फिर चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ। ये लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3 M1 से। M3 M1 से लॉन्च किया गया था, Mark 3 M1 से। और इस बार जो लॉन्च किया गया है M3 M4 से लॉन्च किया गया है। ओमन चंदी के बारे में याद रखना जरूरी है क्योंकि ये केरला के पुराने सीएम थे और इनकी डेथ हो गई है अभी कुछ दिन पहले। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम स्टार्ट करी गई है जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। और किसने स्टार्ट किया है, तो कल्चर मिनिस्ट्री की ये स्कीम है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो मेरा गांव मेरी धरोहर स्कीम है कौन सी मिनिस्ट्री की। आपको 4 मिनिस्ट्री दी होंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये गाँव से रिलेटेड लगेगी, तो आपको लगेगा रूरल डेवलपमेंट की ये मिनिस्ट्री है। तो नहीं, रूरल डेवलपमेंट नहीं है, कल्चर मिनिस्ट्री है। ठीक है, मेनली कल्चरल सर्वे होगा इसमें। पीएम प्रणाम जो स्कीम है उसमें मेनली बायो फर्टिलाइजर के यूज को प्रमोट करने की बात करी जा रही है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम आई है जिसका नाम है यूरिया गोल्ड स्कीम। अब इसमें है क्या, क्योंकि आपको पता होगा आजकल जो यूरिया यूज होता है वो नीम कोटेड है। ठीक है, उसके ऊपर नीम की कोटिंग होती है। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि जो यूरिया है उसमें सल्फर की कोटिंग होगी तो और ज्यादा अच्छे से प्रोडक्टिविटी हो पाएगी। तो सल्फर कोटिंग की यहाँ बात हो रही है यूरिया गोल्ड स्कीम में। इसके बाद आते हैं नेशनल मिशन टू इरेडिकेट सिकल सेल एनीमिया। अब देखिए, सिकल सेल एनीमिया बहुत ही खतरनाक डिजीज है। इसमें होता क्या है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कुछ सिकल की तरह हो जाते हैं, ऐसे सिकल की तरह हो जाते हैं, हंसिया की तरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये
ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते एक जगह से दूसरी जगह, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है, तो शाहदो नाम की एक जगह है जो मध्य प्रदेश में, वहां से इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कैसी बीमारी है, तो याद रखिएगा जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, जेनेटिक है, किसी खाने यानी कमी से नहीं होती है, जेनेटिक है। इसके बाद आते हैं न्यू स्वर्णिम योजना के बारे में बात करी गई है, तो ये किसने लॉन्च करी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया है। और मेनली होगा क्या कि जो भी वुमेन ऐसी हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो अगर लोन लेना चाहें तो 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा इसमें, और कितने इंटरेस्ट पे मिल जाएगा, ठीक है, 5% इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, नेक्स्ट बात क्या कही गई है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगले में कहा गया नारी अदालत पहल की बात यहाँ पर करी जा रही है। मेनली जो स्मॉल केसेस होते हैं जो वुमेन से रिलेटेड होते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे लड़ाई झगड़े का जो छोटा मोटा केस होता है घरों में, उससे रिलेटेड एक पहल स्टार्ट करी गई जिसको कहा गया नारी अदालत पहल। और मेनली कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो अभी ये पायलट प्रोग्राम है, जम्मू कश्मीर और असम में इसको स्टार्ट किया गया है, दोनों के 50 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, इसके बाद कैनबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है ये कौन चला रहा है, तो IIIM, तो इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन जो है, ठीक है, जम्मू का, वो इसको चला रहा है। और किसके साथ मिलके चला रहा है, तो इंडस स्कैन फर्म कनाडा की जो है उसके साथ मिलके कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। ठीक है, और याद रखिएगा जो IIIM जम्मू है ये किसकी एजेंसी है, तो ये CSIR की एजेंसी है, ये भी कई बार पूछ लिया आता है। इसके बाद विंबलडन हुआ था, विंबलडन आपको पता होगा लंदन में होता है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम है एक तरीके का, और मतलब ये टेनिस में होता है। ठीक है, मेन में कौन जीता है, तो मेन में अल्कराज जीते हैं, ये स्पेन के हैं। सेकंड कौन आया है, तो मतलब जो रनर अप हैं वो जोकोविच हैं, ये कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। वुमेन में देखेंगे तो वुमेन कहीं ना कहीं बड़े खतरनाक खतरनाक नाम है, जैसे वोंडू रुसोवा हैं, ये चेकोस्लोवाकिया की हैं, चेक रिपब्लिक की हैं। और सेकंड कौन आया है, तो सेकंड जो है ऑन्स जेब्योर हैं, ये ट्यूनिशिया की हैं, ये सेकंड आई हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है, तो एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है जो ट्रिपल जंपर हैं, सेल्वी प्रभु। याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है कौन सी गेम से रिलेटेड है ये, तो ये एथलेटिक्स भी आ सकता है ऑप्शन में, या ट्रिपल जंप भी आ सकता है। तो ट्रिपल जंप आ जाए तो वो ठीक है, एथलेटिक्स आ जाए तो वो ठीक है। अगर मान ली दोनों आ जाएंगे तो ट्रिपल जंप आप लगाएंगे। ठीक है, स्मैश मतलब एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है सात्विक राज रंकी रेड्डी का, और इन्होंने स्मैश लगाया है, मतलब बैडमिंटन खेलते हैं ये, तो बैडमिंटन में स्मैश लगाया है मैच के दौरान, कितने स्पीड से गया है, 565 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सोचिए कितनी तेज स्पीड से गया होगा, और इनको क्या मिला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, इनका नाम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिख दिया गया है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। इसके बाद आते हैं एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी, बुसान में हुई थी। बुसान कहाँ पर है, साउथ कोरिया में है। और एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीता कौन, तो इंडिया जीती है। इसके बाद सैफ जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का कप है वो इंडिया को मिला है इस बार, और कुवैत उसमें सेकंड आई है, मतलब रनर अप कुवैत रही है और फर्स्ट कौन आया, इंडिया आई है, मतलब इंडियन जीता। और कहाँ पर ये हुआ था, तो बेंगलोर में हुआ था। ठीक है, यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल। अब देखिए नॉर्थ चैनल को क्रॉस करने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन बने हैं, तो अंशुमान झिंगरन बने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं, इसके बाद बात करते हैं 7 विकेट्स इन T20 मैच। अब देखिए T20 मैच में एक ही मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले जो पर्सन बने हैं वो कौन है, वो सियाजुल इद्रूस हैं। कहाँ के हैं, मलेशिया के हैं। ठीक है, अब ये सोचिएगा ना, ये ना सोचिएगा कि मलेशिया तो क्रिकेट खेलती नहीं, बिल्कुल क्रिकेट खेलती है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती है। ठीक है, तो उसी में इनको मिला है 7 विकेट। इसके बाद इंडिया टीम की जो मेन जर्सी स्पॉन्सर है वो कौन बनी है, तो ड्रीम 11 कंपनी को मेन जर्सी स्पॉन्सर बनाया गया है इंडिया का। इसके बाद आते हैं इंडिया के जो 83वें 83rd जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन बने हैं, आदित्य एस समंत हैं। ठीक है, ग्रैंड मास्टर ये किस में बनते हैं, चेस में बनते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 5th हेली शिखर एयरक्राफ्ट समिट जो हुई है, हेली शिखर एयरक्राफ्ट, ये कहाँ पर हुई है, तो हेली शिखर एयरक्राफ्ट समिट हुई है खजुराहो में। ठीक है, और उड़ान 5.2 स्कीम को लॉन्च किया गया यहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, ये कहाँ पर हुई है, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड आजकल बहुत बातें चल रही हैं, तो उसकी कॉन्फ्रेंस हुई है कहाँ पर, दिल्ली में। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए कहा गया है स्टार्टअप 20 जो समिट है कहाँ पर हुई है, ये गुरुग्राम में हुई। इसके बाद वत्सल भारत स्कीम बताई गई है, तो वत्सल भारत जो है वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ, वो न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। मेनली इसमें क्या है कि जो चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ पर बात करी जा रही है कि अगर कोई भी इशू इससे रिलेटेड है चाइल्ड सेफ्टी से, तो वो इसमें क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसको डील किया जाएगा।
23rd जो एससीओ की समिट हुई है, एससीओ आपको पता होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इंडिया भी इसका मेंबर है और इसकी समिट इस बार कहाँ हुई, दिल्ली में हुई, ऑनलाइन बेस्ड हुई है ये। ईरान जो है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि ईरान जो है वो 9वां मेंबर बना है किसका, एससीओ का। अब इंडिया जो है गेस्ट कंट्री के रूप में इस बार किसको पार्टिसिपेट करवाई है, तो तुर्कमेनिस्तान को पार्टिसिपेट करवाई है। 24वां जो एससीओ होगा वो कहाँ पर होगा, तो कजाकिस्तान में होगा। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, कजाकिस्तान भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, या ये कह सकते हैं फाउंडिंग मेंबर है। 56th आसियान जो फॉरेन मीट हुई है वो कहाँ पर हुई, जकार्ता में हुई है, ठीक है। तो आसियान की मीट याद रखिएगा कहाँ पर हुई है, जकार्ता में हुई है, क्योंकि आसियान का इस बार जो प्रेसिडेंसी दी गई है किसको दी गई है, इंडोनेशिया को दी गई है। आसियान, इंडिया जो है आसियान में मेंबर नहीं है। ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन फोरम हुई है वो कहाँ पर हुई, डरबन में हुई है। ब्रिक्स की इस बार जो प्रेसिडेंसी वो किसको दी गई थी, तो साउथ अफ्रीका को दी गई है। इस वजह से जितनी भी मीटिंग्स होंगी ब्रिक्स की इस साल वो कहाँ पर होंगी, साउथ अफ्रीका में होंगी। तो इस बार कहाँ हुई है, डरबन में हुई है ऑर्गेनाइजेशन फोरम की मीटिंग। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेक्शन एक्सपो। अब देखिए सबसे बड़ा जो टेम्पल का कन्वेक्शन एक्सपो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया, बनारस में उसको आयोजित किया गया। माइनिंग कांग्रेस कहाँ पर हुई है, तो वर्ल्ड की माइनिंग कांग्रेस इस बार हुई ऑस्ट्रेलिया में। रिन्यूएबल एनर्जी एंड कॉन्फ्रेंस जो हुई वो कहाँ पर हुई, कुआलालंपुर में हुई है, मलेशिया की राजधानी है। इसके बाद ग्लोबल फार्मा क्वालिटी समिट कहाँ पर हुई, मुंबई में हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को देखते हैं। जैसे पहला इंडेक्स दिया गया है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। अब ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन लॉन्च किया है, तो ईआईयू मतलब इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इसको लॉन्च करती है। और जो फर्स्ट प्लेस इसको दी गई है, मतलब सबसे अच्छी जगह जो रहने के लिए लायक है वो कौन है, वियना है, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो है उसकी राजधानी वियना है। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो लास्ट प्लेस किसको मिली है, डेमेस्कस को मिली है, सीरिया की राजधानी डेमेस्कस है। इसके बाद भारत में दो जगह ऐसी हैं, जैसे दिल्ली और मुंबई ऐसी है जिसको 141st प्लेस मिली है, और भारत में सबसे ऊंची प्लेस यही है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में भारत को जो स्थान मिला है 141 मिला है, और वो भी दो जगह को मिला है, दिल्ली को और मुंबई को। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पे आते हैं, मेनली पासपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर बात होती है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट किस कंट्री का है, सिंगापुर का है। हमेशा जापान का रहा करता था, लेकिन इस बार किसका हो गया है, सिंगापुर का हो गया। सिंगापुर को फर्स्ट रैंक मिली है। इंडिया, टोगो और सेनेगल की बात करी जाए तो तीनों को 80th रैंक मिली है, मतलब भारत की रैंक क्या हो जाएगी, 80th हो जाएगी, ठीक है। अब इंडियंस जो हैं, अब लास्ट रैंक किसको दी गई, अफगानिस्तान को दी गई है। अब इंडियंस जो है वीजा फ्री, बिना वीजा के कितनी कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं, तो 57 कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो पासपोर्ट तो होना चाहिए, लेकिन वीजा है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है, तो एचडीएसएन पब्लिश करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, नेटवर्क की यहाँ बात हो रही है, सोल्यूशन नेटवर्क की यहाँ बात हो रही है, वो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है। फर्स्ट कौन आया है, तो फर्स्ट पे जो है वो फिनलैंड है, और 112वें नंबर पे कौन है, 112वें नंबर पे भारत है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात अगर करी जाए तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको मतलब पब्लिश करता है, ठीक है। और पीस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मतलब सबसे पीसफुल कंट्री कौन सी है, आइसलैंड है, ठीक है। और इंडिया अगर देखेंगे तो 126वें नंबर पे है। एनर्जी ट्रांजिशन की बात अगर करी जाए तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रिलीज करता है। देखिए 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं इस बार की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गई, ग्लोबल पीस इंडेक्स हो गया, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हो गया। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को कौन रिलीज कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक क्या है, 61 है, और स्वीडन जो है वो फर्स्ट रैंक पे है। इसके बाद आते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वो अगर देखा जाए तो इसको मेनली नीति आयोग इसको पब्लिश करती है, और टॉप पे कौन रहा है, तमिलनाडु रही है, ठीक है। और कोस्टल एरियाज में भी टॉप पे भी कौन रहा है, तमिलनाडु रही है। इसके बाद यूनियन टेरिटरी में अगर देखा जाए टॉप किसने किया है, तो मतलब यूनियन टेरिटरी नहीं बोलेंगे, छोटे स्टेट्स में गोवा जो है छोटे स्टेट्स में आएगा, तो छोटे स्टेट्स में टॉप किया है गोवा ने। लैंड लॉक्ड स्टेट्स में किसने टॉप किया है, तो हरियाणा ने टॉप किया है। और हिली एरियाज में जो टॉप किया है किसने, उत्तराखंड ने टॉप किया है। इसके बाद देखिए टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की बात करी जा रही है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में टॉप पे कौन रहा है, तो तमिलनाडु रहा है, और सेकंड पे कौन रहा है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश रहा है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आते हैं, देखिए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बताई गई है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करता है, यूएनसीटीएडी रिपोर्ट रिलीज करता है, अनकटैड भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी थीम क्या रही है इस बार की, तो इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, इसकी इस बार थीम रही है। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आता है, सबसे ज़्यादा जो एफडीआई का इनफ्लो है वो कहाँ पर होता है, यूएसए में होता है, और इंडिया कौन से नंबर पे, 8th नंबर पे, याद रखिएगा।
इसके बाद मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे रिलायंस रहा है, सेकंड पे एचडीएफसी बैंक है और थर्ड पे कौन है, टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज थर्ड पे है। इसके बाद आते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की यहाँ बात करिए। ये एमपीआई का मतलब है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसको रिलीज कौन करता है, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान प्रोग्राम इसको रिलीज करता है, और साथ ही साथ ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी हेल्थ इंडेक्स ऐसे करके एक मतलब एक तरीके से इंस्टीट्यूट है जो इसको रिलीज करता है। ठीक है, इसके बाद कहा गया नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो इसको नीति आयोग रिलीज करता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि सबसे ज्यादा जो रिडक्शन हुआ है पॉवर्टी में वो कहाँ हुआ है, यूपी में हुआ है, और उसके बाद बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश में हुआ है। इस समय जो भारत में टोटल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी या पुअर लोग हैं वो कितने, 14.96% अभी भी मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल हैं, ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। और मेनली चार जो होते हैं, चार चीज़ों को मेनली देखा जाता है यहाँ पर, तो हेल्थ को देखा जाता है, ठीक है, चार नहीं, तीन को देखा जाता है यहाँ पे, तीन की बात करी जाएगी, तो हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, और देखा जाए तो लिविंग स्टैंडर्ड होता है। तो इन तीन बेसिस पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद सफायर जुबली की बात करिए तो जब भी किसी का 65 ईयर्स होता है तो उसको बोलते हैं सफायर जुबली। और किसकी मनाई गई है, तो जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो है, ठीक है, ये एक तरीके से 65 ईयर्स मनाए गए हैं सियाचिन में। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, फिजी विल ओपन इट्स एम्बेसी इन इजराइल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इजराइल में कौन अपनी एम्बेसी खोलने जा रहा है, तो फिजी खोलने जा रहा है। नेशनल पोजोन वीक जो है वो किससे रिलेटेड है, तो श्रीलंका में मेनली मनाया गया है, और मेनली है क्या कि जो अशोक का जो लड़का था जिसका नाम था आहारत महिंदा, इसने क्या क्या किया था, तो बुद्धिज्म को जाके श्रीलंका में प्रमोट किया था। तो इसी कहीं ना कहीं इसी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पोजोन डे। इसके बाद नई बिल्डिंग जो हाई कोर्ट की बनाई गई है जम्मू कश्मीर लद्दाख की, वो कहाँ बनाई गई है, रायकाम बनाई गई है। इसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करिए, तो हिमाचल प्रदेश ने एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया और इस डिपार्टमेंट का नाम है डिजिटल टेक्नोलॉजिकल एंड गवर्नेंस। तो डिजिटल टेक्नोलॉजिकल एंड गवर्नेंस डिपार्टमेंट स्टार्ट किया किसने, हिमाचल प्रदेश ने। नो हॉन्किंग डे, मतलब कोई हॉर्न ऑन नहीं बजाएगा, वो डे मनाया जाएगा कहाँ पर, मतलब मुंबई में इसको क्रिएट किया गया है। फर्स्ट ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी, तो पहली जो ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी वो कहाँ पे आई है, इजराइल में आई है। मोटो जीपी 2023 की कहाँ पर होने वाली है, तो ग्रेटर नोएडा में होगी, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद मिलेट्स की बात अगर करी जाए तो आपको पता होगा 2023 जो है वो मिलेट्स ईयर का, मतलब इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, ईयर ऑफ 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रोड्यूसर में अगर देखा जाए, मिलेट्स के प्रोड्यूसर में भारत में सबसे ज़्यादा मिलेट्स होते हैं, लेकिन एक्सपोर्टर कौन है, एक्सपोर्टर में कौन से नंबर पे है, इंडिया सेकंड नंबर पे है। इसके बाद आपको पता होगा सहारा में जो इनके पैसे फंसे हुए थे उसका रिफंड हो रहा है, और मेनली ये कहा गया है कि पर पर्सन 10,000 रुपये रिफंड किए जाएंगे अभी इनिशियली। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इंटरनेशनल ट्रेड शो की बात करी गई है, कहाँ पर ये है, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है। इसके बाद देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और उसमें कहा गया है कि 5 ईयर का वर्क वीज़ा दिया जाएगा, और मेनली उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो फ्रांस गए और जो मास्टर्स की डिग्री वहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर वो 5 साल आगे काम भी करना चाहें तो उनको अलाउ कर दिया गया, उसका वीज़ा सरकार दे दी है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद कास्ट प्लेट्यू के बारे में बात करी गई। कास्ट प्लेट्यू याद रखिएगा, कास्ट प्लेट्यू कहाँ पर लोकेटेड है, तो महाराष्ट्र में लोकेटेड है कास्ट प्लेट्यू। इसके बाद आते हैं ई सारस ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, ठीक है। इसको कैसे स्टार्ट, मतलब किसके थ्रू स्टार्ट किया गया है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के थ्रू इसको स्टार्ट किया गया है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत। इसमें है क्या कि मेनली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट करने की बात करी जा रही है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमेन लोग जो प्रोडक्ट्स क्रिएट करती हैं उसको मार्केटिंग उसकी करी जाएगी ई सारस ऐप के थ्रू, ठीक है। और ये किसको प्रमोट कर रहा है, तो वोकल फॉर लोकल को मेनली प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड थॉमस शोल के बारे में बात करी जा रही है। सेकंड थॉमस शोल क्या है, तो एक जगह है, ठीक है, डिस्प्यूटेड एरिया है, किसके किसके बीच में, चाइना और फिलीपींस के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसका नाम है सेकंड थॉमस शोल, ठीक है। गंबूसिया फिश बहुत इंपॉर्टेंट फिश है, मेनली करती क्या है ये, तो मॉस्किटो का जो लावा है उस पर फीड करती है, और इसको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट यूज कर रही है, जिससे मलेरिया के जो भी मॉस्किटोज हैं उनको खत्म किया जा सके, ठीक है। इसके बाद ट्विटर की तरह एक और ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है थ्रेड्स, और थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है, तो मेटा ने लॉन्च किया, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है थ्रेड्स किसकी कंपनी है, तो मेटा की कंपनी है एक, ठीक है। अक्षर रिवर क्रूज कहाँ पे लॉन्च करी गई है, तो अहमदाबाद में इसको लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट पे आते हैं, स्वानिधि महोत्सव की बात करी गई। स्वानिधि महोत्सव कहाँ मनाया गया है, मतलब कहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया? गोरखपुर में इसको सेलिब्रेट किया गया। 3 साल इसके हो गए, ठीक है। कब स्टार्ट किया गया था? तो 1 जून 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो 1 जून 2023 को इसको 3 साल हो चुके हैं। कहाँ मनाया गया? गोरखपुर में। H1B वीजा जो है उसको रिन्यूअल की बात यहाँ पर करी जा रही है। ये कहाँ का वीजा है? तो यूएसए का है। थारू ट्राइबल म्यूजियम, देखिए जो लोग उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो थारू ट्राइबल म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बलरामपुर में इसको क्रिएट किया गया है। इसके बाद आते हैं, जापान एक ऐसी कंट्री है जिसने क्या किया है, कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स को, मतलब इसकी जो एज होती है वो 13 साल पहले हुआ करती थी, अब इसको क्या कर दिया है? 16 साल कर दिया है। बिहू कुंभ महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अंबुबाची मेला कहाँ का है? तो ये असम का है। तो अंबुबाची याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। कहाँ का है? असम का है। सागर सामाजिक सहयोग किससे रिलेटेड है? तो मेनली 2% CSR किया जाएगा। 2% CSR में पैसे लगाए जाएंगे, या पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे, या कह सकते हैं यूज़ किए जाएंगे। और कौन इसको यूज़ करेगा? तो पोर्ट्स फंड जो है वो इसको यूज़ करेगा सागर सामाजिक सहयोग में, ठीक है। मतलब सागर सामाजिक सहयोग नाम की एक चीज़ स्टार्ट करी गई है, जो पोर्ट्स क्या करेंगे? 2% अपना CSR में पैसा लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद इंदौर का देखिए बात कही गई। इंदौर का क्या है? इंदौर के बारे में बताया गया है, पहली अर्बन बॉडी बनी है जहां पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्कीम स्टार्ट करी गई। मेनली प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए यहाँ पर बात करी जा रही है, और पहली अर्बन बॉडी बनी है जिसने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टार्ट किया है, ठीक है। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। इसको सेचू फेस्टिवल भी कहा जाता है। हरियाणा जो है वो 10,000 रुपये पेंशन के रूप में देगी उन लोगों को जिनको पद्म अवार्ड मिला है, मतलब पद्मश्री मिला हो, पद्म भूषण मिला हो, या पद्म विभूषण मिला हो। तो उसको हरियाणा के अगर वो लोग हैं तो उनको 10,000 रुपये पेंशन के रूप में सरकार देगी। इसके बाद आते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको सारे सुपरमार्केट्स में बैन कर दिया गया है न्यूजीलैंड में। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि जो मनरेगा पहले 100 दिन का होता था, उसको राजस्थान सरकार ने अपने स्टेट में क्या कर दिया, 125 दिन का, मतलब 25 दिन एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हैं राजस्थान सरकार। बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसके बाद केर पूजा की बात अगर करी जाए, ये कहाँ पर मनाया गया है? तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। हुडा सिटी सेंटर जो मेट्रो है उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम क्या कर दिया गया है? मिलेनियम सिटी सेंटर उसका नाम कर दिया गया, हुडा सिटी सेंटर का नाम, ठीक है। अब लैंड जोन जो टाउन है, आपको पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन था जिसको लैंड जोन कहते थे, उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम हो गया जसवंतगढ़ हिल स्टेशन है, जसवंतगढ़ उसका नाम बदल दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट विद 4 रनवेज, तो 4 रनवेज वाला पहला एयरपोर्ट जो बना है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसके बाद क्या है, आरबीआई ने एक लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। किसका लाइसेंस कैंसिल किया है? तो यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। और ये जो बैंक है मेनली कहाँ पर लोकेटेड था? बिजनौर, यूपी में लोकेटेड था। इसके बाद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो ऑफिस बिल्डिंग है वो कहाँ बनाई जा रही है? तो उसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स, ठीक है, सूरत में बनाई जा रही है। इसके बाद सब्सिडाइज्ड दाल की बात अगर करी जाए तो भारत सरकार सब्सिडाइज्ड दाल मतलब एक तरीके से लेके आ रही है, और उसका नाम है भारत दाल। और ये किसकी दाल है? कौन सी दाल है? चना दाल है ये। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप, तो सबसे बड़ा जो शिप है वो अभी क्रिएट किया गया है, फिनलैंड ने उसको क्रिएट किया है, और उसका नाम है आइकन ऑफ द सीज। इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल आर्क, तो नेचुरल आर्क पाया गया है कहाँ पर? उड़ीसा में, और सबसे बड़ा भारत का नेचुरल आर्क है ये। नेक्स्ट पे आते हैं, चचिन चराय फेस्टिवल। अब देखिए चचिन चराय फेस्टिवल की बात करी जा रही है, तवांग रीजन में ये मेनली मनाया जाता है, और ये कहाँ पर है? बुमला में है, ठीक है। बुमला पास आपको पता होगा। वेद वन पार्क जो है वो कहाँ पर बनाया गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा बनाया गया है वेद वन पार्क, ठीक है, वेद वन पार्क। पहली चंबल रिवर फ्रंट जो है वो कहाँ बनाया गया है? तो ये चंबल डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, चंबल रिवर फ्रंट को, ठीक है। रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की बात अगर करी जाए तो रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स किससे रिलेटेड है? तो काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन जो साउथ सेंट्रल रेलवे है, यहाँ पर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स बनाया गया है। इसके बाद इंडिया अलायंस, देखिए इंडिया एक अलायंस बना है, ठीक है, जैसे आपको पता होगा यूपीए है, एनडीए है, वैसे एक अलायंस बना है जिसका नाम है इंडिया, ठीक है। और इसमें मेनली कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है? 26 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया ने क्या ज्वाइन कर लिया है? चैंपियंस ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, किसका? ग्लोबल क्राइसिस रेजोल्यूशन ग्रुप का
चैंपियंस ग्रुप इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद आते हैं कुछ और बातें बची हुई हैं, उसको देख लेते हैं। लॉ टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू जिग वर्कर्स इन राजस्थान। तो राजस्थान ने क्या किया है, जो जिग वर्कर्स होते हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए लॉ बनाया है। ठीक है, जिग वर्कर्स मेनली वो लोग होते हैं जैसे जोमेटो, स्विगी, ये सब जो आपको घर पे लेके आते होंगे सामान, तो उन्हीं को जिग वर्कर्स कहा जाता है। 20 कंट्रीज ओपन वोस्ट्रो अकाउंट इन इंडियन बैंक्स फॉर बिजनेस इन ओन करेंसी। तो देखिए आपको बताया था अभी कि भारत जो है वो फॉरेन करेंसी पे डिपेंडेंस कम कर रहा है ट्रेड में, तो 22 कंट्री ने क्या किया है, वोस्ट्रो अकाउंट खोला है, ठीक है, इंडियन बैंक्स में, जिससे बिजनेस इंडिया रुपी में किया जा सके। ठीक है, मेडिकल जो जेंडर चेंज कर लेते थे लोग, उसको बैन कर दिया गया है रशिया में। ठीक है, मेडिकली कोई भी जेंडर अब चेंज नहीं कर सकता रशिया में। लवासा की बात अगर करी जाए तो ये क्या है, तो पहला प्राइवेट हिल स्टेशन है। ठीक है, तो लवासा याद रखिएगा, इंडिया का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन है और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और किसने इसको खरीदा है, तो डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसको खरीदा है। पार्लियामेंट जो है उसने क्या किया है, एक लॉ पास किया है टू लिमिट सुप्रीम कोर्ट पावर, और ये कहाँ पर हुआ है, तो इजराइल में, भारत में नहीं हुआ है, ना सोचिएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर को लिमिट करने के लिए इजराइल में एक लॉ पास किया गया है। ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर को क्या कर दिया जाएगा, लिमिट कर दिया जाएगा। बलिदान स्तंभ कहाँ पर बनाया गया, तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, और इसको इनॉग्रेट किसने किया है, अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है, और ये होम मिनिस्टर है इस समय के। MERS कोव जो है वो कहाँ पर पाया गया, अबू धाबी में, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपको पता होगा SARS है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसी तरीके से MERS होता है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये कोविड की तरह ही होता है, और ये कहाँ पर जांचा गया है, तो इसको अबू धाबी में इसके पेशेंट्स मिलने लग गए हैं। मैक्सिमम मनरेगा जॉब कार्ड कैंसिल किए गए हैं, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। आपको पता होगा जॉब कार्ड बनाया जाता है मनरेगा का, और होता क्या है कि जो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हुए होते हैं वो भी बनवा लेते हैं, तो इसी तरीके से जो इनएलिजिबल लोग थे उसको उन सबके जॉब कार्ड कैंसिल किया, और सबसे ज़्यादा कैंसिलेशन कहाँ पर देखा गया, वेस्ट बंगाल में। पहला एटॉमिक पावर प्लांट जो भारत का बना था उसका क्या नाम था, तारापुर, और किसकी मदद से बना था, ये US की मदद से बना था। ठीक है, तो याद रखिएगा, तारापुर पहला भारत का एटॉमिक पावर प्लांट था, और ये कहाँ पर है, तारापुर जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पे आते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करी आ रही है। एजेंडा यहाँ पर है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का जो एजेंडा है वो कौन कौन लेके आ रहा है, तो WHO, FAO, UNEP और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। ठीक है, टाइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर कहाँ पे खोला गया है, तो ये मुंबई में खोला गया है। खर्ची पूजा कहाँ पर है, तो ये त्रिपुरा में होती है खर्ची पूजा। पूछा जा सकता है कि खर्ची पूजा कहाँ मनाई जाती है, त्रिपुरा में मनाई जाती है। इसके बाद आते हैं, मोदी विजिटेड US। अब आपको पता होगा मोदी जी US विजिट किए, और इन्होंने जो बाइडेन को एक किताब दी है जिसका नाम है द 10 प्रिंसिपल उपनिषद। ठीक है, द 10 प्रिंसिपल उपनिषद किताब इन्होंने दी है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो भारत की चलने जा रही है वो कहाँ पर चलेगी, जिंद से सोनीपत, मतलब हरियाणा में चलेगी। कहाँ पर, हरियाणा में। इस समय अगर पूरे विश्व में देखेंगे तो केवल एक ही जगह हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, और वो है जर्मनी। ठीक है, स्वीडन ने क्या अलाउ कर दिया है, तो बहुत गंभीर चीज अलाउ करी है कि कुरान को कोई भी इंसान अगर मस्जिद के बाहर जलाना चाहे तो जला सकता है। वो ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ कोई भी ब्लास्फेमी से रिलेटेड लॉ नहीं है, तो इसलिए ऐसा कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिए कौन सी कंट्री है, स्वीडन है ऐसी कंट्री। ठीक है, शेड्यूल 5 में अगर आप देखेंगे तो 10 स्टेट्स हैं। ठीक है, जिसमें से 8 स्टेट ऐसे हैं जिन पे पैसा एक्ट जिन्होंने लागू कर लिया है। ठीक है, पैसा का मतलब है पंचायत एक्सटेंशन से रिलेटेड है, पंचायती राज जो है उसको एक्सटेंड करने की बात करी आती है उन 8 स्टेट्स में, तो 10 में से 8 स्टेट ने क्या किया है, पंचायत को लागू कर लिया है। ठीक है, इसके बाद बात करी जा रही है धनुवार, किसान, सोनरा, सोनोरा। ठीक है, इसको ST लिस्ट में ज्वाइन कर लिया गया, और कहाँ की ये जनजातियां हैं, कहाँ की ट्राइब्स हैं, ये छत्तीसगढ़ की ट्राइब्स हैं। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो सेतु ऐप जो है, जो हमने आपको बताया, ये सेतु ऐप है, ये किसने, नीति आयोग की तरह ये ऐप है, मतलब ऐप नहीं कहेंगे, एक तरीके से डिपार्टमेंट है नीति आयोग की तरह। इसको क्या किया है, उत्तराखंड ने इसको लॉन्च किया है, मतलब इन लोग ने अपना जो स्टेट का प्लानिंग कमीशन था उसको क्या कर दिया है, अबॉलिश कर दिया है। ठीक है, ये कौन सी स्टेट की बात हो रही है, उत्तराखंड के बारे में बात हो रही है। तो ये जुलाई के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। इसके अलावा जून के हम लोग ने पहले से प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, और इसके अलावा अब जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हर महीने आते रहेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।